सो जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 यानी कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं। आप जानते हैं कि पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में। यूनियन किसको बोलते हैं? आप सुने होंगे यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब होता है संगठन, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप। ग्रुप को बोलते हैं यूनियन। इंडिया क्या है? यूनियन है। किसका यूनियन है? स्टेट्स का यूनियन है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया संगठन है। किसका संगठन है? स्टेट्स का। अब आप स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट आपका जो छोटे छोटे प्रोविंस है, यानी कि जो अलग अलग डिवीज़न में बांटे हुए आपके प्रोविंस है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेट। और उन सभी स्टेट को मिलाएंगे तो बनता है इंडिया। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। वहीं आपका आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया डैट इज़ भारत। अब इंडिया और भारत ये दोनों नाम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड है, इसलिए आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया डैट इज़ भारत, इंडिया जो भारत है, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या है वो? एक यूनियन ऑफ स्टेट है। अब आप बोलेंगे कि इंडिया और भारत ये दोनों नाम चूज़ करने की क्या ज़रूरत है? या तो इंडिया ले लेते या तो भारत ले लेते। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी, और तो उस समय बहुत अनएमिनिटी था, मतलब कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया रहे, वही कुछ लोग चाहते थे कि भारत रहे। तो दोनों को लेते हुए एक साथ उन्होंने क्या किया? ऐड कर दिया इंडिया डैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया और भारत दोनों को। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है भारत डैट इज़ इंडिया या फिर इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, व्हाट इज आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन में अंतर क्या होता है? इंडिया एक यूनियन है, लेकिन इंडिया एक फेडरेशन भी है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? यूनियन और फेडरेशन तो अलग चीज़ होता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा यूनियन और फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन वो होता है जिसमें स्टेट के पास पावर हो, यानी कि जो डिफरेंट प्रोविंस है उसका पावर हो कि वो छोड़ सके यूनियन को, यानी कि उसका पावर है कि वो जब चाहे तब ये, जैसे कि अमेरिका के केस में है, अमेरिका केस में अगर कोई भी स्टेट चाहे तो वो यूनियन को छोड़ सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके अपना सेपरेट हो सकता है। लेकिन वही इंडिया में स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो सिक्योर कर सके फेडरेशन को। सिक्योर मतलब छोड़ना। तो स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो सिक्योर कर सके फेडरेशन को, इसलिए इंडिया क्या है? यूनियन है। इंडिया का सिस्टम कैसा है? इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। अब बोलेंगे फेडरल कंट्री कैसे बोल रहे हैं आप? तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि स्टेट के पास भी पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट, सब अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इंडिया यूनिटरी बायस है, यानी कि स्टेट का पावर नहीं है कि वो सेंट्रल को छोड़ सके, और सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से। इसलिए इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री विद यूनिटरी बायस। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है इज़ इंडिया फेडरल कंट्री, तो आप बोलेंगे यस, इंडिया इज़ फेडरल कंट्री। हाउ? विथ यूनिटरी बायस। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी बायस, ये आपको याद रखना है। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी बायस। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल दो द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल एंड स्ट्रक्चर है, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने यूनियन को चूज़ किया। क्यों चूज़ किया भाई यूनियन को? तो इसका आपको दो रीज़न देना है। वाई डिड बी आर अम्बेडकर चूज द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट rather देन फेडरेशन ऑफ स्टेट? इसका दो रीज़न क्या है? द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। इंडिया का जो फेडरेशन है वो उसका रिजल्ट नहीं है कि एग्रीमेंट हुआ स्टेट के बीच में, जैसे कि यूएसए में क्या था कि बहुत सारे कॉलोनीज थे, 13th कॉलोनी से। तो ये सारे कॉलोनी एक साथ मिल गए और उन्होंने एक साथ एग्रीमेंट किया कि हाँ हम लोग एक साथ एक संगठन बनना चाहते हैं, तब उसका फॉर्मेशन होता है किसका? फेडरेशन का। लेकिन इंडियन फेडरेशन में ऐसा केस नहीं था। इंडिया का फेडरेशन में इंडिया का ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए इंडिया क्या है? यूनियन है, ना कि फेडरेशन। और दूसरा क्या है? द स्टेट हैव नो राइट टू सिक्यूर द फेडरेशन। जैसे कि यूएसए में स्टेट के पास राइट है कि वो जब चाहे तब फेडरेशन को छोड़ सकता है, वही इंडिया में कोई भी स्टेट, जैसे कि हरियाणा चाहे तो वो देश को छोड़ नहीं सकता है, पंजाब चाहे तो एक अलग कंट्री नहीं बन सकता है, देश को वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए इंडिया क्या है? यूनियन है। समझ में आ गया होगा आपको इंडिया यूनियन क्यों है। अब जो आर्टिकल 1 है उसका सब क्लॉज 1 बताता है इंडिया कैन बी डिक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि इंडिया का जो टेरिटरी है उसको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या क्या? टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ टाइम ऑफ एनी टाइम। टेरिटरी ऑफ द स्टेट,
जो इंडियन टेरिटरी है यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि जितने भी राज्य हैं उसका जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग टेरिटरी ऑफ स्टेट। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, आप जानते हैं गोवा, पुडुचेरी, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि डायरेक्टली यूनियन की तरह गवर्न होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको गवर्न करते हैं। और टेरिटरी डैट मे बी एक्वायर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, और वो टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में एक्वायर करेगा। टेरिटरी डैट मे बी एक्वायर बाय यूनियन ऑफ इंडिया एनी टाइम, ऐसी टेरिटरी जो इंडिया कभी भी एक्वायर कर सकता है। अब ये क्या बात हुआ? तो आप जानते हैं कि सिक्किम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन वो 1974 में इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये ऐसा टेरिटरी है जो एक्वायर हुआ बाद में जा करके। ऐसे ही बहुत सारे टेरिटरी है जो बाद में जा करके ऐड हो सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इसके अंदर। तो टेरिटरी ऑफ स्टेट के अंदर 3 रीजन आते हैं: स्टेट का टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी डेट में भी एक्वायर। अब the name of state and union territory and their territorial extent are mentioned in the first schedule of Indian Constitution। बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि इंडिया में कितना है? 12th शेड्यूल है। तो 12 शेड्यूल जो है उसमें से पहला शेड्यूल है, उसमें लिखा हुआ है जितना भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट है उसका नाम और साथ ही साथ उसका टेरिटोरियल एक्सटेंड कितना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि अगर आपको पार्ट 1 को अमेंड करना है, फिर कोई भी चेंजेस करना है, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल को भी अमेंड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है इससे। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। आप जानते हैं कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम लोग को पढ़ना है टेरिटोरियल ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में अंतर क्या है। टेरिटरी ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका बेसिक से अंतर इतना ही होगा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है 3 पार्ट। क्या क्या आता है? टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरी डेट में भी एक्वायर इन फ्यूचर। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में बस एक ही चीज़ आता है, वो क्या है? स्टेट का एरिया। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया के अंदर आता है बस टेरिटरी ऑफ स्टेट, इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर टर्म है, वाइडर एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन बन चुका है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर टर्म एक्सप्लेन। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर टर्म कैसे है यूनियन ऑफ इंडिया से? तो बिकॉज द लैटर इंक्लूड ओनली स्टेट while the formal include only the state, but the union territory and territory that may be acquired by the government of India any time in future। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक सा डिफरेंस किसके बीच में? टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 2 कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट। याद कर लीजिए व्हाट इज आर्टिकल 2। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना है आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट, यानी कि वो पार्लियामेंट को ताकत देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। किसका पावर? कि वो क्या कर सकता है? एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। वो किसी भी टेरिटरी को यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एडमिट कर सकता है या फिर स्टैब्लिश कर सकता है नया स्टेट को, यानी कि कोई नया राज्य बना सकता है। तो आर्टिकल 2 गेव पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट। तो ये है आर्टिकल 2 का स्टेटमेंट। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आर्टिकल 2 आपको क्लियर बता देते हैं कि आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को कि कोई भी बाहर का टेरिटरी जो इंडिया के बाहर है, जैसे कि पाकिस्तान का कोई प्रोविंस हो गया, फिर ऐसा जो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, अगर उसको आपको इंडिया के अंदर लाना है, यानी कि इंडिया का कोई स्टेट बनाना है या फिर उसको कोई भी यूनियन टेरिटरी या एक्वायर्ड टेरिटरी बनाना है, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा आर्टिकल 2। और वहीं अगर इंडिया के अंदर कोई टेरिटरी है, आपको आर्टिकल 3 बताते हैं पहले। आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को, ये 5 पावर देता है आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को। ये पाँचों का पाँचों पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये 5 पावर देता है वो पार्लियामेंट को, वो क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है न्यू स्टेट, फॉर्म कर सकता है न्यू स्टेट। अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल 2 से फॉर्म कर सकता है न्यू स्टेट, लेकिन आर्टिकल 2 का जो स्टेट फॉर्म होगा वो इंडिया का कोई टेरिटरी नहीं होगा, वो बाहर का कोई टेरिटरी होगा जो इंडिया एक्वायर किया है। और वहीं आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके इंडियन जो टेरिटरी है उसी में कोई नया स्टेट बन सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़, जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग होता है तेलंगाना। तो तेलंगाना पहले से इंडिया में था लेकिन वो स्टेट नहीं था, तो वो अब स्टेट बन चुका है। तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होता है जब इंडियन टेरिटरी में कोई चेंजेस करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल 3 का। फ्रॉम अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। जैसे कि
आप जानते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हो गया था, तो बिहार का एरिया डिमिनिश हो गया, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया गया था। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकता है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नेम चेंज हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि उड़ीसा का पहला नाम था उड़ीसा, ORRISA, लेकिन अब उसका नाम क्या हो सकता है, उड़ीसा, ODISHA। तो ये नेम चेंज हुआ, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आर्टिकल 3 लेस्ड ऑन 2 कंडीशंस फॉर रिगार्ड। अगर आपको आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना है तो आपको 2 कंडीशन को अपने दिमाग में रखना होगा। क्या क्या? वन, अ बिल कंटेम्प्टिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा उसके बाद ही कोई भी स्टेट का चेंजेस का बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद अगर जो रिकमेंडेशन उसका सेम कॉपी आपको भेजना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, रिस्पेक्टिव स्टेट में जिसको इफेक्ट पड़ेगा ऐसा कोई चेंजेस से। तो ये 2 आपको बात याद रखना है। अब लास्ट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 कहता है कि कोई भी चेंजेस, एनी चेंजेस that take place using Article 2 and Article 3 do not considered as the, बहुत important है, as the amendment of the Constitution under Article 368। कोई भी चेंजेस, जैसे कोई भी बदलाव किया गया हो जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके। अब आर्टिकल 368 क्या है? तो आर्टिकल 368 बताता है कि जब भी स्पेशल अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी, साथ ही साथ रेटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ डिमांड होते हैं। तो एनी चेंजेस दैट टेक प्लेस यूजिंग आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 डू नॉट नीड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पास हो सकता है, उसको कोई स्पेशल प्रोविंस यानी कि कोई स्पेशल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके नहीं होगा। दिस मीन डैट सच लॉ कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। आप सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर सकते हैं और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, ना कि कोई स्पेशल इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको आर्टिकल 368 के अंदर। तो ये था आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें एक केस भी इंपॉर्टेंट है जो आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्या नाम है केस का? बेरोबारी यूनियन। बेरोबारी यूनियन केस क्या था? तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 आपको पावर देता है कि आप डिमिनिश कर सकते हैं स्टेट का एरिया को, लेकिन क्या आर्टिकल 3 के अंदर आप कोई किसी भी स्टेट का एरिया को किसी और कंट्री को दे सकते हैं? आपके पास पावर है कि आप वेस्ट बंगाल का एरिया को कम कर दे, तो क्या आपके पास पावर है कि वेस्ट बंगाल का एरिया कम करके आप जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको बांग्लादेश को दे दे? तो ये आपके पास पावर आता है कि नहीं? इसके लिए हुआ था बेरोबारी यूनियन केस, जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ टेरिटरी दे दिया था बांग्लादेश को। तो बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, क्या जजमेंट दिया? कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर नहीं है, डेट नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। आर्टिकल 3 के अंदर ये पावर नहीं मिलता है कि आप इंडियन टेरिटरी को किसी और कंट्री को दे दें। तो ये था बेरोबारी यूनियन का जजमेंट, यानी कि बेरोबारी केस का जजमेंट। इसी के बेसिस पे आया कॉन्स्टिट्यूशन 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। तो ये था आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।